नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी लाइव में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रूस द्वारा बनाई जा रही स्पुतनिक वैक्सीन का भारत में इंतजार खत्म हो गया है। नीति आयोग ने बताया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि स्पुतनिक की एक बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है, अगले हफ्ते तक देश में उपलब्ध भी हो जाएगी। नीति आयोग के सदस्य ने यह भी बताया कि जुलाई से इसका उत्पादन देश में ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्पुतनिक के मेड इन इंडिया होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगा है। तो बता दें आपको, वैक्सीन का जिस तरह से इंतजार चल रहा था, स्पुतनिक वैक्सीन, हालांकि 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन अब स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार लगातार भारत लंबे समय से कर रहा था। रूस द्वारा निर्मित है ये वैक्सीन, लेकिन अब नीति आयोग ने बड़ा फैसला अपना सुनाया है। उन्होंने बड़ी खुशी की बात यह बताई है कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि स्पुतनिक की एक बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है और अगले हफ्ते तक देश में उपलब्ध भी हो जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इसका मेड इन इंडिया होना भी निश्चित है। जल्द ही इसे भारत में भी बनाना शुरू कर दिया जाएगा। इसका निर्माण और इसका उत्पादन भारत में भी शुरू हो जाएगा। लगातार वैक्सीन की कमी देश में देखने को मिल रही है। वैक्सीन की कमी की वजह से ही कुछ लोग जो है वो जान भी गंवा रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में किस तरह से वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर, 100 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर ऐसे हैं जहां पर ताला लगाना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन नहीं है लोगों के पास, सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, जिससे लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए, तो हमारे साथ अजीत तिवारी दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरह से वैक्सीन का टोटा दिल्ली में देखने को मिला है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अभी किस तरह की स्थिति है दिल्ली में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार भारत के अंदर वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो किया जा रहा था। 2 भारतीय कंपनी थी जो जो अभी तक टीकाकरण दे रही थी, मगर अब रूस की जो वैक्सीन है वो भी आती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अगले हफ्ते में उसका भी टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही थी कि रूस की जो वैक्सीन है सफेद तीनों, वो उसको कहीं ना कहीं भारत के अंदर कोशिश की जाए ला सके, क्योंकि अगर वो वैक्सीन यहाँ भारत के अंदर उपलब्ध हो जाती है तो भारत की 3 वैक्सीन हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 रूस की और 2 भारत की, तो कहीं ना कहीं लगातार फिर जनता को राहत मिलेगी। मगर जब अभी तक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, क्योंकि बात करें अस्पतालों की या फिर कोविड सेंटरों की, तो वहां पर स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, मगर भारतीय वैक्सीन भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है और इसको लेकर राजनीति भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से रूस की वैक्सीन का जो इंतजार किया जा रहा था कि रूस की वैक्सीन आएगी, सफेद तीनों कहीं ना कहीं भारत के लिए कहीं ना कहीं राहत देगी। राजीव, क्या अंदाजा लगाया जा के सकता है कि जैसे ही स्पुतनिक वैक्सीन भारत में आएगी तो जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला है, उसमें एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी? क्योंकि सरकार का वैक्सीन ड्राइव अभियान बहुत लंबे समय से 118 दिन हो गए हैं, अभी तक लगातार पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जब स्पुतनिक वैक्सीन आ जाएगी तो क्या लगता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभियान एक बार फिर से जोर पकड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से रूस की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था और भारत की जो वैक्सीन थी उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार नहीं मिल पा रही थी, मगर जिस तरीके से रूस की वैक्सीन आई है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि भारत के अंदर तमाम सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही थी, वो राजनीति का समय नहीं है, मगर इस टाइम जो लोग जनता की जान बचाने का समय है, क्योंकि जिस तरीके से रूस की जो वैक्सीन का इंतजार था वो खत्म हो चुका है और लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन, अब ये रूस की जो वैक्सीन है उसको कहीं ना कहीं भारत में भी बनाया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं वो वैक्सीन जो है वो जनता तक उपलब्ध कराई जाएगी। मगर सितंबर तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय जरूर लगेगा, मगर अभी जो भारतीय रूस की तरफ से जो वैक्सीन दी गई है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए स्पष्ट कर दी गई है, वो लगाना स्टार्ट कर दी जाएगी, अगले हफ्ते से वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मगर देखना होगा तीनों वैक्सीन मिलाकर किस तरीके से जनता को राहत दी जाती है। मगर सरकारें कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकारों के बीच में जो तालमेल है उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है जनता को। मगर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो कमी देखने को मिल रही थी ऑक्सीजन को लेकर या वैक्सीन को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार से आपने जिक्र किया कि वैक्सीन सितंबर तक आएगी, लेकिन इस समय जिस तरह से टोटा है वैक्सीन का, लगातार लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर कई राज्यों में बंद हो गए हैं, तो सितंबर में अगर ये वैक्सीन आएगी तो उससे पहले भारत की क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि चिंताजनक ये बात है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है इसको अगर वैक्सीन लोगों को नहीं लगी तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सितंबर तक के लिए वैक्सीन जरूर भारत के अंदर उत्पादन हो जाना शुरू हो जाएगा, मगर उससे पहले जो रूस से जो वैक्सीन दी जाएगी
वो जरूर जनता का स्पष्ट कर दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन को लेकर दुविधाएं हैं लोगों के मन में, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को कोसती नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मगर कहीं ना कहीं जनता के लिए राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हुई और उसके बाद में भी ये कहा गया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। मगर जिस तरीके से 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको जरूर वैक्सीन दी जा रही है, मगर उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, रूस की वैक्सीन भी मंगाई गई है, रूस की वैक्सीन को मिलाकर अगर भारतीय वैक्सीन भी कहीं ना कहीं 3 हो जाएंगी और कहीं ना कहीं सितंबर के बाद में उसका जो उत्पादन होगा वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर होगा और लगातार कोशिश चाहिए कि भारत के अंदर भी रूस की वैक्सीन बनाई जाए। सफेद तीनों जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है राजीव, कि भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं किया और लगातार सरकार भी वैक्सीन मंगवा रही है अभी रूस से, और दिसंबर में सरकार ने कहा है कि 216 वैक्सीन कोविड की भी आ जाएगी, कोरोना वैक्सीन की भी आ जाएगी। तो लेकिन उससे पहले तीसरी लहर का भी जिक्र विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। रूस से वैक्सीन मंगवा ली है, लेकिन अगर ये भी वैक्सीन खत्म हो जाती है, अगर हम अंदाजा लगाएं कि ये वैक्सीन भी पूरी नहीं पड़ती है, तो सरकार क्या करेगी? आगे की कुछ रणनीति है सरकार की? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली होगी। जिस तरीके से विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि तीसरी लहर भी आ सकती है दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी और उसी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास अभी समय है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हालात हैं वो ही नहीं संभाले जा रहे हैं, यानी दूसरी लहर ही नहीं संभाली जा रही, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर के लिए तैयार होना पड़ेगा। मगर अभी से अगर कोशिश की जाए केंद्र सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के और राज्य सरकारों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मगर अभी तक अंदाजा यही था कि रूस की वैक्सीन आएगी तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अगर रूस की वैक्सीन भी अगर इतनी कारगर नहीं होती है या फिर उसकी भी कमी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को संभालने के लिए अभी केंद्र सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार की कोशिश कितनी कारगर होगी, क्योंकि अभी तक के जो हालात है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर बिगड़े हुए हैं। इस समय सबके मन में है कि रूस से वैक्सीन सरकार ने मंगवा ली, तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों ने चेता दिया है और ये भी कहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे। हमने रूस से वैक्सीन मंगवा ली, लेकिन बच्चों के लिए ट्रायल अभी हमने भारत में शुरू किया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो फाइजर वैक्सीन, जिसका अभी उनको कहा है वैक्सीन लगवाने के लिए, उसको भी मंजूरी मिल गई है अमेरिका की और कनाडा के लिए, तो क्या उस वैक्सीन को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते ताकि बच्चों को बचाया जा सके, बच्चों को पहले से वैक्सीन लगाई जा सके ताकि तीसरी लहर से हम बच सकें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बिल्कुल दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकारें भी कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं देरी होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की बात करें वहां पर भी कहीं ना कहीं जो फाइजर वैक्सीन है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अभी स्टार्ट की गई है। मगर दिल्ली के अंदर की बात करें या फिर भारत के अंदर की बात करें तो वहां पर अभी बच्चों के लिए टीकाकरण बिल्कुल नहीं है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन की, अगर रूस की वैक्सीन भी कमी पड़ती है या फिर शॉर्टेज पड़ती है या फिर वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर केंद्र सरकार को अभी समय रहते समझना होगा कि किस तरीके की रणनीति है और बच्चों के लिए खास तौर पर तीसरी लहर भी बताई जा रही है कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनेगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर इसके लिए केंद्र सरकार को रणनीति बनानी होगी और रणनीति के द्वारा ही काम करना होगा। अगर वैक्सीन कम पड़ती है या फिर शॉर्टेज पड़ती है या फिर वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो किस तरीके का अगला कदम क्या होगा। मगर ये सारी रणनीति बनानी चाहिए केंद्र सरकार को, मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी रणनीति साफ नजर नहीं आ रही है जिससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर को रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने दी। तो आपने सुना कि किस तरह से वैक्सीन की किल्लत और वैक्सीन अब रूस से भी आ रही है, तो ये काफी सराहनीय सरकार का कदम है। अब देखना होगा कि आगे सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करती है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
के बाद एक बार फिर से अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद पंजाब में आज से सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में 18 से 44 साल की उम्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों और सह रोगों से पीड़ित परिवारों के लिए टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। दरअसल टीकों के सीमित उपलब्ध स्टॉक के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 18 से 44 उम्र समूह के सह रोगियों को टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल की एक वर्चुअल मीटिंग में कोविड स्थिति और टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि वो प्राथमिकता वाले समूहों के लिए शिनाख्त किए स्कूलों और अन्य इमारतों में टीकाकरण प्रोग्राम शुरू करें, जिससे सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से महामारी के फैलाव को रोका जा सके। बता दें कि 12 मई को खत्म हुए हफ्ते में पॉजिटिविटी दर 14.2% और कोविड मौत दर 2.1% रही है। माहिर समूह के विशेषज्ञ इनवाइटी डॉक्टर गगनदीप कंग ने कैबिनेट को बताया कि मूलभूत आंकड़ों में देखा गया है कि टीके कोरोना की किस्म B.1.617 के विरुद्ध लड़ने में उम्मीद की अपेक्षा बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके लिए टीकाकरण प्रोग्राम की विशेष जरूरत है। उन्होंने कोविशील्ड के सामर्थ्य और उपलब्धता के मद्देनजर इसके व्यापक प्रयोग का सुझाव दिया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कोविशील्ड की एक खुराक भी कहीं ज्यादा प्रभावी है। इसके साथ ही हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ A&B न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए A&B न्यूज इन चैनल नंबर पर। A&B न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। सतगुरु पातशाह महाराज की पवित्र याद में ऐतिहासिक स्थान। दिल्ली विखे ही स्थित है
गुरु साहिब जी दे जीवन दी गाथा बयान करदा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। लखी शाह बंजारे ने सतगुरु पातशाह महाराज जी के पवित्र धड़ नूं अपने घर जो अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, नवे पातशाह महाराज जी का धड़ का बड़े ही सन्मान सत्कार दे नाल संस्कार कर दिता। चलिए तो बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद पंजाब में आज से सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में 18 से 44 साल की उम्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों और सहरोगों से पीड़ित परिवारों के लिए टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। दरअसल टीकों के सीमित उपलब्ध स्टॉक के उचित प्रयोग के बारे में निर्देशित देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 18 से 44 उम्र समूह के सहरोगियों को टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल की एक वर्चुअल मीटिंग में कोविड स्थिति और टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि वो प्राथमिकता वाले समूहों के लिए शिनाख्त किए स्कूलों और अन्य इमारतों में टीकाकरण प्रोग्राम शुरू करें, जिससे सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से महामारी के फैलाव को रोका जा सके। बता दें कि 12 मई को खत्म हुए हफ्ते में पॉजिटिविटी दर 14.2% और कोविड मौत दर 2.1% रही है। माहिर समूह के विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कंग ने कैबिनेट को बताया कि मूलभूत आंकड़ों में देखा गया है कि टीके कोरोना की किस्म B.1.617 के विरुद्ध लड़ने में उम्मीद की अपेक्षा बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके लिए टीकाकरण प्रोग्राम की विशेष जरूरत है। उन्होंने कोविशील्ड के सामर्थ्य और उपलब्धता के मद्देनजर इसके व्यापक प्रयोग का सुझाव दिया और बताया कि कोविशील्ड की एक खुराक भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली है और दूसरी खुराक को 12 हफ्तों तक दिया जा सकता है। चलिए तो इसी के साथ जगतार सिंह खुल्लर हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं पंजाब से। जगतार जी, जिस तरह से आज वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है पंजाब में, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे पंजाब सरकार की तरफ से जो कल ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके फैसला लिया गया और अब आज से पंजाब सरकार ने 18 साल से लेकर 44 साल की आयु वाले तमाम जितने भी लोग हैं उनको इंजेक्शन दिए जाएंगे। और पंजाब सरकार की तरफ से तमाम जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सेंटर बना दिए। करीब 100 से ज्यादा सेंटर है जहाँ आज से 18 से 44 साल आयु वर्ग वाले जो लोग हैं, चाहे उनको बीमारियां भी है, उनको टीकाकरण किया जाएगा। और सरकार ने सूची भी जारी की है कि अगर आपके पिछले साल एक साल में आप हार्ट फेल स्थिति में अस्पताल दाखिल तब भी आप लगवा सकते हो, अगर आपको पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट तब भी आप लगा सकते हो, अगर दिल के वाल में संबंधित आपको कोई समस्या थी गंभीर तब भी आप इंजेक्शन लगा सकते। तो 22 प्रकार की अगर सरकार ने ये भी सूची जारी की है बीमारियों की कि अगर आपको ये बीमारियों से आप पीड़ित हैं और आपका इलाज चल रहा है पिछले साल से तभी भी आप इंजेक्शन लगा सकते, चाहे आपकी गंभीर सांस की बीमारी हो और चलते पिछले 2 वर्ष में आप अस्पताल में दाखिल रहे हो फिर भी आप इंजेक्शन लगा सकते। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि राज्य से ज्यादा वैक्सीन लगवाई जाए। और कल जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से। और ये भी स्कूलों में भी सरकार जो टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू करी, ये भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जल्द इस पे भी हम सरकार की तरफ से जो तैयारियां वो की जाएगी। जी, जिस तरह से बताया वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों के लिए लगाया गया है, तो वहां पर लोगों में किस तरह का विश्वास है? क्या लोग उमड़ रहे हैं इसके लिए कि लोगों में जागरूकता है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए इस समय? निश्चित तौर पे जिस हिसाब से पंजाब में मृत्यु दर की ज्यादा है, क्योंकि पंजाब में खान पीन का भी काफी और उसके अलावा भी लोगों की काफी मृत्यु हो रही है, क्योंकि काफी तेज मसाले खाने से भी पंजाब के लोग काफी पीड़ित रहते हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो कोशिश किया और लोगों को भी अब काफी अवेयर हो चुके हैं। हालांकि पहले लोग डर रहे थे क्योंकि बहुत सारा तरह की गलत अफवाहें थे, र्यूमर थी कि इंजेक्शन लगाने से मौत हो रही है, लेकिन अब जिस हिसाब से गिनती बढ़ रही है और निश्चित तौर पे पंजाब में अगर वैक्सीन के टीका, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार के सेंटर की तरफ से हमें जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, मतलब यहाँ शॉर्टेज है और लोगों में काफी अवेयरनेस है, जागरूक है लोग और तभी लोग
इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। इसलिए आज सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 सेंटर बनाए। जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उतने बड़े सेंटर बनाएंगे, उतनी गिनती में ज्यादा सेंटर बनाएंगे, तो लोगों के काफी लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जोगतार जी, आपने तमाम जानकारी हमें दी, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सुना आपने किस तरह से पंजाब में आज वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर सरकार भी सतर्क है और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं देश और महाराष्ट्र में चल रहे लॉकडाउन के दौरान ईद का त्योहार को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों ने बुधवार शाम मालाड मालवानी में जगह जगह रोड मार्च निकालकर लोगों से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की है। मालाड मालवानी क्षेत्र में रोड मार्च का नेतृत्व डीसीपी जोन 11 विशाल सिंह ठाकुर ने किया था। मालवानी के सभी क्षेत्रों के रोड से लेकर रोड संख्या 8 के अलावा अन्य इलाकों से होते हुए इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों में गए थे। डीसीपी विशाल ठाकुर ने लोगों से त्योहार पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घरों में ही रहे और अपने स्वजनों को भी इसके लिए जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए वहां पर पहुंचेगी। वहीं मालवानी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने ईद त्योहार को शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों से धारा 144 और लॉकडाउन का पालन कर कोरोना से लड़ाई में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर डीसीपी जोन 12 डॉक्टर डीएस स्वामी के नेतृत्व में भी ईद की पूर्व संध्या जगह जगह मीटिंग कर शहरवासियों को ईद पर्व शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। इस मौके पर जोन 12 के सभी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी और पुलिस जवान भी मौजूद रहे। तो ईद का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लगातार लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन लोगों से महाराष्ट्र पुलिस ने और महाराष्ट्र प्रशासन ने अपील की है कि वो घर में रहें, नमाज घरों में अदा करें। इसी को लेकर उन्होंने जागरूकता मार्च भी निकाला। इसी खबर पर सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हमारे। सत्यप्रकाश, ईद का त्योहार आज है, किस तरह की लोगों में होड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ईद के त्योहार पे लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिलहाल क्या स्थिति है इस समय? जी पल्लवी, देखिए मुंबई सहित पूरे देश में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस लगातार सचेत है और लोगों को सचेत भी करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से ईद का त्योहार है, हालांकि सबसे पहले पूरे देशवासियों के ईद की बधाई देते हुए कह देता हूँ कि ईद मनाए लेकिन सुरक्षित मनाए, क्योंकि शांतिपूर्वक सौहार्द से मनाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना की दूसरी फेज में लोगों के मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं चिंता का विषय है और लगातार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस भी सचेत है। इसलिए मुंबई पुलिस लगातार रोड मार्च के जरिए हर इलाके में जा जाकर यह कह रही है कि ईद के दौरान आप अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। जिस तरह से महानगर पालिका ने कोरोना गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन करें। जिन जिन जगहों पर धारा 144 लागू की गई है उनका भी पालन। जी, आपने बताया, जिस तरह से ईद की बधाई भी आपने दी और लगातार आपने बताया सरकार हालांकि काफी प्रयास कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो क्या लोग प्रशासन द्वारा जो अपील की गई है उसको मान रहे हैं? देखिए पल्लवी, शुरुआती दौर में जब देखा गया था कि कोरोना की जो रफ्तार थी काफी तेज थी, और लेकिन जिस वक्त जो है रफ्तार थी तो उस वक्त जो मौत के आंकड़े बेहद कम थे। लेकिन जिस तरह से दूसरी फेज में देखा जा रहा है कि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसको 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं मिलता है इलाज करवाने का था। ऐसे में सचेत रहना ही हमारी जिम्मेदारी है, सचेत रहना ही हमारी सावधानी है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप अपने घरों में ही ईद मनाएं, परिवार के साथ सुरक्षित मनाएं, ज्यादातर कोशिश करें कि नमाज जो अदा करना है वो मस्जिद में न जाना पड़े, घर पे ही करना पड़े। तो जाहिर तौर पे इस तरह की जो गाइडलाइन है कहीं न कहीं जरूर पालन किया जा रहा है। वजह यही कि मुंबई महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है कोरोना की रफ्तार धीमी तो जरूर पड़ी है, लेकिन जो मौत के आंकड़े वो कम नहीं हुए है, क्योंकि 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले महाराष्ट्र में है। 850 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में 80 लोगों की मौत हुई। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये सुरक्षित रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है और खुद को जागरूक करने की जरूरत है।
जी सत्यप्रकाश, आपने बताया प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होती है कि लोग सड़कों पर आते हैं तो उसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? चाहे तो प्रशासन देखिए पल्लवी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन हर बार कोशिश कर रहा है कि जैसे ही कुछ इस तरह की चीजें सामने आती है तत्काल प्रभाव में उसको निपटारा किया जाए, चाहे मुंबई महानगर पालिका से संबंधित हो या महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस से। सभी जो टोलियां बिल्कुल तैयार है और तैनात भी है, क्योंकि कोविड सेंटरों की अगर बात की जाए तो वहां भी सुचारू व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन लेवल की अगर बात हो तो ऑक्सीजन को भी सुचारू रूप से रखा गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भगदड़ देखी जा रही है, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए चिंता का विषय है। जी सत्यप्रकाश, लोगों में किस तरह की जागरूकता है? लगातार प्रशासन, लगातार मौलवी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं घरों में रहने की, लेकिन लोगों में किस तरह की जागरूकता इसको देखने को मिल रही है? क्योंकि कोरोना से क्षेत्र काफी प्रभावित है, तो क्या लोग घरों में ही खुद भी रह रहे हैं या अपील के बाद भी वो नहीं सुन रहे? जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से जोन 11 डीसीपी और जोन 12 डीसीपी ने अपने अपने इलाकों में रोड मार्च के जरिए ये बताया है कि आप सावधानी से ईद मनाएं, परिवार के साथ ईद मनाएं, बाहर ज्यादा न निकले। लेकिन क्योंकि मुंबई है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर इस तरह की चीजें थोड़ा से वो मुश्किल जरूर होती है, क्योंकि लोग जो है गाइडलाइन के पालन करते हुए भी बाहर निकलते हैं। जैसा कि आप तस्वीरें कई बार देखी होंगी कि मुंबई में इस तरह की चीजें बहुत अमूमन कम देखी जाती है कि जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई हो 100% पालन किया जाए। लेकिन इस बार जो है जरूर मुंबई पुलिस ने थोड़ी सी ढिलाई दी है कि क्योंकि त्योहार है, त्योहार को बिगड़ना नहीं चाहिए, माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए जरूर मुंबई पुलिस ने थोड़ी ढिलाई दी है। लिहाजा इसको देखते हुए लोग थोड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी सत्यप्रकाश, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इस समय क्या हाल है? अस्पतालों का क्या हाल है? ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, तमाम चीजें क्या लोगों को मुहैया हो रही हैं कोविड को देखते हुए? देखिए शुरुआती दौर में देखा गया था कि सेकेंड फेज आने के बाद लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे थे। मुंबई की अगर बात करें तो 24 घंटे के जो आंकड़े लगातार पिछले 10-15 दिन आए हैं वो 8 से 10,000 11,000 के आसपास रहे, जबकि महाराष्ट्र में 70 से 80,000 के आसपास आंकड़े रहे। ऐसे में मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़े हैं। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तमाम एहतियातन व्यवस्थाएं की थी, जिसमें हॉस्पिटल में जो है 20% और प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करीब 60% जो है बेड खाली करवाने के मुहैया करवाए गए थे। लेकिन इस वक्त जो है लगातार जिस तरह से मरीजों में गिरावट आ रही है, लेकिन हालांकि मौत के आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुंबई में जो अगर 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो 2000 के आसपास मुंबई में है और वहीं 42,000 के आसपास जो है महाराष्ट्र में। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं जरूर राहत भरे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई मॉडल को जो है कहीं न कहीं सराहा है। इसको लेकर भी मुंबई महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी आपने दी। तो आपने भी देखा ईद को लेकर लगातार प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील कर रहे हैं। तो हमारी और एएनबी न्यूज की भी आपसे अपील है कि ईद मनाएं, लेकिन घरों में नमाज अदा करें और कोरोना से सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। वाहे